हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाभिक, अगला चैप्टर नाभिक ना, न्यूक्लियस। इसमें जो सबसे पहला आपका हेडिंग है वो आपका है नाभिक का आकार। क्या है? नाभिक का आकार। तो ध्यान से देखो, आपको अब इतना तो पता ही चल चुका होगा कि जो किसी परमाणु का सिंबल होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं? एक्स से। फिर नीचे जेड और इधर ऊपर ए। ये जेड क्या बताता है? उदासीन परमाणु के लिए बात करता है ना, ये किसके लिए बात करता है? उदासीन परमाणु के लिए। उदासीन परमाणु के लिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या होता है? जेड। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या वो भी क्या होती है? जेड। और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ये पता है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ए माइनस जेड, यानी परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो हम इसको परमाणु भार अब इस चैप्टर में ना बोल के इसको हमें क्या लेके चलना है? द्रव्यमान संख्या है परमाणु भार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, परमाणु भार आपने लिखोगे, लेकिन हम बोलेंगे ज्यादातर इसे क्या? द्रव्यमान संख्या। क्यों? क्योंकि आप अगर यहां से ध्यान से देखो, क्या ए बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या, अभी बस वैसे समझ लो, न्यूट्रॉनों की संख्या और माइनस जेड इधर आकर क्या आ जाएगा? प्लस जेड। तो ए बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या यानी एन से दर्शा देते हैं, और जेड है क्या? जेड यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या भी है। तो हमको फिलहाल बात किसका करना है? नाभिक का। तो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, यानी जेड क्या नाभिक के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रोटॉनों की संख्या। तो यानी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। यानी किसी नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, इन दोनों की सम्मिलित संख्या को कौन रिप्रेजेंट करता है? उसका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ध्यान से इधर समझना। अगर किसी नाभिक में केवल मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इस पूरी संख्या को हम चलो बोल दे रहे हैं क्या? यक्स। इनके सम्मिलित संख्या को हम क्या बोल दे रहे हैं? यक्स। अगर किसी के लिए यक्स का वैल्यू 2 है, हो सकता है किसी के लिए एक्स का वैल्यू 4 हो, किसी के लिए एक्स का वैल्यू 5 हो, किसी के लिए एक्स का वैल्यू 13 हो, किसी के लिए एक्स का वैल्यू 17 हो, 16 हो, जो भी हो। ये है क्या? ये समझ में आ रहा है ना? ये वास्तव में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की सम्मिलित संख्या को बता रहा है। ये क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के कुल इतना। तो सीधी सी बात है, अगर किसी के नाभिक में केवल 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है तो बात से समझ में आ रहा है उसका साइज क्या होगा? कम होगा। अगर उसमें 4 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। अगर उसमें 5 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसका साइज और बड़ा होगा। 13 से पता चल रहा है उसका साइज थोड़ा और बड़ा होगा। 16 से क्या पता चल रहा है? उसका साइज थोड़ा और बड़ा होगा। यानी किसी नाभिक का जो साइज है या उसका जो आकार है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को कौन बताता है? द्रव्यमान संख्या। यानी अगर नाभिक की साइज का डिसीजन आप न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की सम्मिलित संख्या के आधार पे कर रहे हो, यानी जितना ज्यादा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या उतना बड़ा नाभिक, तो न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोल रहे हैं? ए। तो यानी आप जितना बोल सकते हो कि जितना बड़ा ए उतना बड़ा साइज। यानी जो नाभिक का आकार है वह द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। तो किसी भी नाभिक के लिए द्रव्यमान संख्या जितना बड़ा होगा उस नाभिक का आकार ही उतना क्या होगा? बड़ा होगा। पक्का? तो चलो आप नाभिक के आकार में लिखो, किसी भी नाभिक का आकार, नाभिक का आकार उसके द्रव्यमान संख्या के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अब ध्यान से इधर समझना, अगर नाभिक के आकार का जब बात करते हैं तो उसके आयतन का बात करते हैं ना। फिलहाल आकार और आयतन अलग अलग होता है, लेकिन सीधी सी बात है, जिसका आकार जितना बड़ा होगा आयतन उतना ही ज्यादा होगा। तो यानी हम बोल सकते हैं क्या कि जो आयतन होगा, चलो स्मॉल भी नहीं कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं, जो आयतन होगा यह किसके प्रोपोर्शनल होगा? द्रव्यमान संख्या यानी ए के। और आयतन, क्योंकि हम लोग नाभिक को कैसा मान के चलते हैं? गोलाकार मान के चलते हैं। तो अगर नाभिक का त्रिज्या r होगा तो एक r त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो यानी यहां से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज 4/3 पाई r क्यूब। ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए के। यहाँ r क्या है? r नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, अब ध्यान सुनो। तो क्या हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं क्या
आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू, या एक काम करो 4/3 पाई आर क्यूब, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं के। तो दिस इंप्लाइज दैट आर क्यूब बराबर कितना लिख सकते हो आप, 3k/4 पाई ए लिख सकते हो ना। तो यहां से क्या मिला, आर बराबर 3k/4 पाई ए, इस पूरे का पावर 1/3, यानी आर बराबर आप लिख सकते हो 3k/4 पाई का पावर 1/3 इंटू ए का पावर 1/3। इतने का पावर अलग कर दे, इतने का पावर अलग कर दे रहे। और ये क्या है, एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम किससे दर्शाते हैं, आर नॉट से। तो आर नॉट का पावर 1/3 ना, इसको आप यहाँ आर नॉट, इसको क्या बोलते हैं, आनुभविक नियतांक, यानी प्रायोगिक तौर पे इसे देखा गया ना। यहाँ आर नॉट एक क्या है, नियतांक है, और इसको क्या बोलते हैं, आनुभविक नियतांक कहते हैं। या यहाँ आर नॉट एक आनुभविक नियतांक है जिसकी मान या जिसका मान फर्मी कोट का होता है। किस कोट का, फर्मी, यानी लगभग 10⁻15 ना, जिसका मान फर्मी कोटि का होता है, कोटि का होता है। तथा आर नॉट का वैल्यू कितना होता है, ये लगभग, लगभग का साइन आपको पता है ना, ऐसा करके दो बनाते हैं बराबर का चिन्ह जैसा, लेकिन तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1.2 × 10⁻15 मीटर। तो अगर आप तो ये पता है तो आप लगभग नाभिक का त्रिज्या बता सकते हो, क्योंकि आर नॉट का वैल्यू आपको लगभग कांस्टेंट के टर्म में पता ही है। और ए द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या परमाणु का अगर स्थिति दी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो द्रव्यमान संख्या तो बता सकते हो, जो ऊपर लिखा रहता है वही तो होता है द्रव्यमान संख्या ना। ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर हम देखते हैं नाभिकीय घनत्व। आप हेडिंग लगाओ नाभिकीय घनत्व, न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या होता है नाभिकीय घनत्व, देखो सीधी सी बात है, घनत्व का मतलब आपको पता है, घनत्व का मतलब क्या होता है, कितने कम आयतन में कितना ज्यादा द्रव्यमान हो। जितने कम आयतन में जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा ही होगा। यानी घनत्व है क्या, एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान आता है। आप घनत्व का फार्मूला देखते भी हो ना, घनत्व बराबर फार्मूला जानते हो, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हमको नाभिकीय घनत्व का बात करना है, इस बात का मतलब क्या होगा कि नाभिक की घनत्व का आप बात कर रहे हो। किसकी घनत्व का बात कर रहे हो, नाभिक की घनत्व। तो नाभिक की घनत्व का मतलब नाभिक के एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है। घनत्व ये बता रहा है ना। आप परिभाषा, किसी भी चीज का परिभाषा बनाना जानते हो, इसको कितना बना देते हो, हर को एक। तो घनत्व बराबर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान। घनत्व किसके बराबर जाएगा, द्रव्यमान। यानी जो घनत्व वो द्रव्यमान को बताता है, लेकिन कब, कितने द्रव्यमान को, वह द्रव्यमान जो एकांक आयतन में हो। कितने आयतन में हो, एकांक आयतन। तो एकांक आयतन यानी हम बोल सकते हैं ऐसे 1 मीटर, अगर इसको हम केजी में ले और इसको मीटर क्यूब में ले, तो हर मीटर क्यूब में जितना किलोग्राम द्रव्यमान होगा वही तो उसका क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। तो जब नाभिकीय घनत्व का बात करना है, यानी नाभिक के अंदर हमको देखना कि हर मीटर क्यूब आयतन में कितना द्रव्यमान आ रहा होगा, यही बात है ना। तो चलो, तो डायरेक्ट इसे लिखो क्या, कि चूंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो नाभिकीय घनत्व को हम किससे प्रदर्शित कर दे रहे, रो से। तो रो बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी, तो हम यहाँ पर द्रव्यमान संख्या लिख ले, बोलो। तो यानी द्रव्यमान संख्या है क्या, ए, और बटे आयतन, आयतन क्या है, भी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, रो बराबर A/V। भी यानी, अब भी यानी आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर ए क्यों लिखे, बात समझ आ रहा है ना। सीधी सी बात है। देखो वहां पर हम लोग द्रव्यमान के टर्म में बात करते हैं, यहाँ पर द्रव्यमान के टर्म में नहीं। तो ये किसमें, जितना ज्यादा उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा उतना ही घनत्व उसका ज्यादा होगा। सीधी सी बात, अगर इतने जगह में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान कम होगा, और इतनी जगह में 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान। तो यानी द्रव्यमान को यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या तो रिप्रेजेंट करता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की सम्मिलित संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या ए। द्रव्यमान संख्या ही तो बताता है ना साहब, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। तो जितना ज्यादा न्यूट्रॉन जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही तो ज्यादा द्रव्यमान होगा। तो ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट रो इक्वल टू A/4/3 पाई आर क्यूब। अभी आपने देखा आर बराबर क्या है, आर नॉट ए का पावर 1/3, लेकिन इसका पावर कितना है, 3। तो हम इधर इरेज करते हैं कि हम कहां से लिख दिए, चूंकि आर बराबर कितना होता है, आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट रो इक्वल टू क्या, 3 ऊपर जाएगा ना, फिर A/4 पाई आर नॉट का पावर 1/3 इंटू ए के पावर 1/3 का पावर 3। अरे इसका भी पावर 3 कर दिए, इसका भी पावर 3 कर दिए।
ठीक है। तो आर नॉट का भी पावर 3 होगा ना, आर नॉट का पावर भी कितना हुआ 3 हुआ, और ए का पावर 1/3, इसका भी पावर कितना हुआ 3 हुआ, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि आपको पता होगा ये चीज, अगर कभी भी ए के पावर बी का पावर सी है, इस बात का मतलब क्या होता है, ए का पावर बी गुणे सी, तो ए के पावर 1/3 का पावर 3 यानी ए का पावर 1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल होता है कितना ए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा रो इक्वल टू 3a अपान 4 पाई आर नॉट का पावर 3 इंटू ए, केवल ए ही तो बचा, और ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से रो बराबर कितना आया 3/4 पाई आर नॉट क्यूब, और अभी आप देखो 3 तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई यानी 22/7 भी कांस्टेंट है, आर नॉट का वैल्यू अभी आपने देखा 1.2 × 10⁻15 मीटर की कोट का होता है। तो अगर ये सभी कांस्टेंट का वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से रो का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.3 × 10⁻+17, और देखो द्रव्यमान घनत्व है ना, घनत्व यानी द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का मात्रा केजी और आयतन यानी मीटर क्यूब। इस बात का मतलब क्या है कि नाभिक के पर मीटर क्यूब आयतन में, पर मीटर क्यूब यानी अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, इतना आप कोई एक ऐसा चीज लो जिसका लंबाई 1 मीटर हो, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर हो और जिसकी ऊंचाई भी कितनी हो 1 मीटर, तो उतने द्रव्यमान में, उतने आयतन में कितना द्रव्यमान है 2.3 × 10⁻17 10⁻17 यानी आपका ये अरब खरब से ज्यादा हो जाएगा ना, यानी इतना भयंकर द्रव्यमान है नाभिक के अंदर, समझ आ रहा है। लेकिन नाभिक जो हम, जैसे सीधी सी बात है, हम लोग के हाथ पे या हर जगह जो आपको परमाणु दिख रहा है, तो परमाणु का नाभिक कितना छोटा होगा तो उसका द्रव्यमान हमको लगभग पता नहीं चलता है, लेकिन जब घनत्व का बात की जाए तो उसका घनत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप भी ये कॉपी कर लो, फिर इसके आगे हम लोग बात करें। तो आप ये कॉपी कर चुके होंगे, अब नोट करके आप लिख लो ये सिंबल का मतलब, जैसे जब हम लोग कभी बात करते हैं यदि x z a कभी आपको ये प्रतीक मिले, इस प्रतीक का मतलब जैसे आप लिखते हो ना 1H1 2He4 3Li7 या कभी 11Na23 सोडियम के लिए आप ऐसे लिखते हो, तो ये जो नीचे होता है यही तो आपका है परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा रहता है आपका क्या है परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या, इसको हम किससे लिखते हैं ए से। तो जब कोई परमाणु उदासीन होता है, क्या होता है उदासीन, उदासीन अवस्था में जो जेड होता है यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और यही जो जेड होता है ये प्रोटॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 23-11 यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाओगे तो वो जो संख्या होगी वो न्यूट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो आप लिख लो, अगर कभी भी आपको ये प्रतीक मिला, ये किसका प्रतीक है, किसी भी तत्व का अगर आपको इस प्रकार से प्रतीक मिला, उस तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यही जो आपका परमाणु क्रमांक होता है ना, आप ऐसे लिख लेना, ये क्या होता है परमाणु क्रमांक, याद है तो मत लिखो ना आप लिखने के लिए, और जो ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो आप लिखो इसमें जो जेड होता है यानी जो परमाणु क्रमांक होता है यही किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यही जो आपका परमाणु क्रमांक होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉनों की संख्या को, किसकी संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या। और जो द्रव्यमान संख्या होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की सम्मिलित संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो द्रव्यमान संख्या होता है यह न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या, इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपको पता है ए बराबर, अगर कभी हमको केवल न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए तो ए बराबर हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, n प्लस प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है z ना, ए का मतलब क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट कर दिए n से, प्रोटॉनों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट कर दिए z से, तो क्या यहां से आप लिख सकते हो क्या n = a - z, यानी n है क्या न्यूट्रॉनों की संख्या, तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, यस द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो आप इतना याद रखो, लेकिन एक चीज ध्यान देना, जैसे कभी हमेशा आप ये लगाते समय कभी गलती मत करना, जैसे कभी आपको अगर ये दे दिया 11 है, इस बात का मतलब क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 11 है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी है 11 है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है यानी न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें से इसे घटा दिया करो,
देखो न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसे तो निकालते हो ना, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, यानी 23 में से 11 घटाओ कितना आ जाएगा 12। लेकिन कभी अगर आपको ये करके दे दे क्या Na प्लस 11 Na 23 प्लस, इस बात का मतलब क्या है कि आपको पता है प्लस माइनस कब होता है, जब प्लस लिखा रहता है यानी वो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और जब माइनस लिखा रहता है यानी वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो अगर सोडियम के पास नॉर्मल स्टेज में तो ये सब होता है, इतना इलेक्ट्रॉन, इतना प्रोटॉन, इतना न्यूट्रॉन, तो ये प्लस क्या बता रहा है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुका है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है तो शुरू में 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10। तो यानी जब प्लस रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है ना, प्रोटॉन 11 ही रहेंगे, प्रोटॉन 11 रहेंगे, प्रोटॉन का संख्या नहीं बदलेगा, न्यूट्रॉन का संख्या नहीं बदलेगा, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगी। और एक एग्जांपल में आप जैसे समझ सकते हो, कभी आपको ये क्लोरीन 17Cl35 सुनना, तो अब क्लोरीन के ऊपर क्या आता है माइनस, ठीक है। तो इसमें बताओ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 17, लेकिन अगर ये ना होता तब, अगर ये माइनस ना होता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती 17, क्योंकि उदासीन अवस्था में जब प्लस माइनस नहीं लिखा तो ही तो उदासीन अवस्था बोलते हैं। तो उदासीन अवस्था में जो परमाणु क्रमांक होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जो परमाणु क्रमांक होता है यही प्रोटॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी 17 दूना 34 से 35 यानी 18 न्यूट्रॉन इसके पास होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर यहाँ पर माइनस लगा के पूछे तब हाँ ना 16 नहीं 18 होगा। क्यों, माइनस का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नॉर्मल स्टेज में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी अब इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 18, प्रोटॉन की संख्या वही रहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या वही रहेगा। और अगर कोई चार्ज नहीं दिया है उस केस में तो आप समझ ही रहे हो, जैसे कोई भी आ जाएगा आपका, जैसे मान लो 3Li7 आ जाए, इसके लिए बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या 3 हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या 7 - 3 यानी 4 हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है बात समझना। तो आप एग्जाम्पल में इस उसी के नीचे एग्जाम्पल में लिखना है, तो आप ये भी कॉपी कर लो। अब अगला हेडिंग डालो, नाभिकों का वर्गीकरण, नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों को वर्गीकरण में आपको 3 चीज पढ़ना है, एक समस्थानिक, फिलहाल हम लोग हेडिंग क्या डाले नाभिकों का वर्गीकरण। तो नाभिक में क्या क्या होता है ये बताओ, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में बात करें, नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है और केवल न्यूट्रॉन होता है। तो जो प्रोटॉन और अब हो सकता है किसी के लिए प्रोटॉन की संख्या समान हो जाए, किसी के लिए न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाए, किसी के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर समान हो जाए, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो जाए। यानी इन्हीं की बेसिस पे आप नाभिक को बांट सकते हो नहीं बांट सकते हो। तो ध्यान से देखो, जब हम ये चीज लिखते हैं क्या नाम से XZA, तो हमको क्योंकि पढ़ना क्या है, एक समस्थानिक पढ़ना है और एक आपको समभारिक पढ़ना है, और एक हमको सम न्यूट्रॉनिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक का मतलब क्या है, स्थान समान हो, सम का मतलब समान होता है, स्थानिक का मतलब स्थान, तो जिसका स्थान समान हो। स्थान समान होने से क्या मतलब है, परमाणु क्रमांक। स्थान समान होने का क्या मतलब है, सब परमाणु क्रमांक। जैसे दो तत्व है, एक 1H1, दूसरा है 2He4, चलो एक और ले लो 3Li7। तो ये किस स्थान, पहले स्थान पाता है, दूसरे स्थान पाता है, तीसरे स्थान पाता है, ये कौन बता रहा है, इसका परमाणु क्रमांक ही तो बता रहा है। तो यानी कोई किस स्थान पे ये कौन बताता है, उसका परमाणु क्रमांक। और भार, समभारिक, समभारिक का मतलब क्या है, जिसका भार समान हो। तो भार हमेशा किधर रखते हो आप, ऊपर रखते हो, यानी याद करने के लिए ऐसा है कि जो ऊपर रहता है ये तो आपका होता है भार, तो जिसका भार समान हो जाए उसको आप क्या बोलोगे, समभारिक, और जिसका परमाणु क्रमांक समान हो जाए उसको आप क्या बोलोगे, समस्थानिक। तो यानी एक हम एग्जांपल देते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो इन सब का तीनों का देखो क्या परमाणु क्रमांक समान है कि नहीं समान है, इनका ये स्थान समान है कि नहीं समान है। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक, एक दूसरे क्या है, समस्थानिक है। तो समस्थानिक का मतलब जिसका स्थान यानी परमाणु क्रमांक के क्या हो, समान। तो चलो आप हेडिंग डालो समस्थानिक। तो पहले आप हेडिंग डालो नाभिकों का वर्गीकरण, इसमें पहला हेडिंग डालना समस्थानिक, समस्थानिक। एक ही तत्व के ऐसे नाभिक
एक ही तत्व के ऐसे नाभिक जिनके क्या समान हो, परमाणु क्रमांक, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न हो ना, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में 1H1 1H2 1H3, इन तीनों का नाम याद रखना ना, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, ठीक है। फिर और आप क्लोरीन का भी या लिथियम का भी एग्जांपल दे सकते हो। Li का सुने होगे, 3Li6 भी होता है और 3Li7 भी होता है। तो देखो दोनों का परमाणु क्रमांक तो समान है ना, लेकिन परमाणु भार क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। क्लोरीन का भी आप सुने होगे, 17Cl35 होता है और एक आपका 17Cl36 भी होता है। हाँ वो 35 समथिंग होता है, उसको छोड़ो 35। तो ये क्या हुआ, क्लोरीन का ये दोनों समस्थानिक है और ये हाइड्रोजन का भी समस्थानिक है। और आपको ये पता होना चाहिए प्रकृति में इनका अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे आपको कहीं अगर क्लोरीन मिला, इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही क्लोरीन होगा, केवल यही क्लोरीन होगा। उसमें कुछ हिस्सा इसका होगा, कुछ हिस्सा इसका होगा। जो नेचर में कोई भी तत्व, जितने भी तत्वों का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो सभी अकेले शुद्ध फॉर्म में, शुद्ध रूप में नहीं होते हैं, वो हमेशा समस्थानिकों के मिक्सचर के रूप में होते। तो आप इसी एग्जाम्पल को कॉपी करो, फिर देखते हैं इसको। संभारिक, चलो दूसरा लिखो, संभारिक। संभारिक, इसको आइसोबार से बोलते हैं, उसको आइसोटोप, इसको आइसोबार। संभारिक क्या है, तो ये समस्थानिक में एक ही तत्व के नाभिक होने चाहिए जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। लेकिन संभारिक में एक ही तत्व नहीं होने चाहिए, अलग अलग तत्व होने चाहिए। सीधी सी बात है। जैसे एक हाइड्रोजन हो, आप 1s3 भी देखें, 1s3 होता है, और दूसरा 2He3 भी सुनी होगी, देखो 2He3 भी होता है, 2He4 भी होता है। आप अक्सर यही 2He4 लेके चलते हो। 2He4 से और कुछ ख्याल आ रहा है? 2He4, हाँ, जो इसका नाभिक होता है वो अल्फा कण होता है। अल्फा कण 2He4 का क्या होता है, नाभिक होता है फिलहाल। तो 1s3 भी होता है और 2He3 भी होता है। दोनों का परमाणु भार समान है कि नहीं समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है। लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग तत्व है कि नहीं है। तो यानी जब परमाणु भार का बात करना होगा तो एक ही तत्व नहीं होने चाहिए, अलग अलग तत्व। यानी अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिसके परमाणु भार तो समान हो किंतु परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न हो। जब परमाणु क्रमांक भिन्न होगा तो अलग अलग तत्व हो ही जाएगा। तो आप लिखो इसमें, अलग अलग तत्वों के, अलग अलग या भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, तत्वों के ऐसे परमाणु जिसका परमाणु भार, परमाणु भार यानी कोष्टक में आप क्या लिख सकते हो। और एक चीज यहां से, एक नया चीज समझ लो, अभी एक नया वर्ड है। कभी कभी आप सुने होंगे न्यूक्लियानों की संख्या। क्या सुने हो, न्यूक्लियानों की संख्या। न्यूक्लियानों की संख्या का मतलब, न्यूक्लियस में जो रहते हैं उसको न्यूक्लियान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस यानी नाभिक में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। याद रखो ना भाई, अब नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, पक्का। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है उसी को आप परमाणु भार बोलते हो। इन्हीं की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियान। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियान। तो जब कभी भी आपको बात आएगा न्यूक्लियान का मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस और न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो आएगा वो क्या होगा, न्यूक्लियान। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियानों की संख्या। यानी परमाणु भार बोलो, परमाणु भार द्रव्यमान संख्या, वही इसको रिप्रेजेंट करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दो तो वही तो परमाणु भार होता है, यानी द्रव्यमान संख्या होते हैं। या आप उसे क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियन ना। तो हम अगर ये बोल दे परमाणु भार समान हो, यानी आप बता सकते हो जिसके न्यूक्लियनों की संख्या समान हो। तो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिसका परमाणु भार, कोष्टक में आप लिख सकते हो न्यूक्लियन। न्यूक्लियन
फिर इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वर्ड में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, ठीक है। तो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिसका परमाणु भार समान हो क्या कहलाता है, समभारिक कहलाता है। एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में लिखना, अभी आपने देखा 1s3 और 2h3, यही आपने देखा। देखो ये क्या है, हीलियम का एक समस्थानिक है, अरे हीलियम के दो समस्थानिक हो गए ना, ये समस्थानिक है हीलियम का, हीलियम के दो समस्थानिक हुए, एक 2He3 होगा और एक 2He4 होगा। तो ये 2He3 हीलियम का समस्थानिक है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, समभारिक है। तो देखो दोनों का परमाणु भार समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होना ही अलग अलग तत्व को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लो, कार्बन का, ठीक है। चलो एक चीज ये देखो, कार्बन में, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का, तो कार्बन का ये भी तो समस्थानिक होता है, 6C12 6C14 भी तो एक होता है, कार्बन का ये समस्थानिक है ना। देखो समस्थानिक कैसे बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, परमाणु क्रमांक तो समान है दोनों का, परमाणु भार अलग अलग है, तो ये तो है समस्थानिक परिभाषा। तो ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक हुए, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो एक ही तत्व होना जरूरी है समस्थानिक के लिए। तो अगर इसका ये उठा लो और इसका ये उठा लो, तो क्या अब ये दोनों तो अलग अलग हो गए, परमाणु भार दोनों का समान हुआ लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों का अलग हुआ, तो ये समभारिक है, भार समान है दोनों। यानी दूसरा एग्जांपल आप इसका लिख सकते हो क्या, 6C14 7N14, ठीक है। अब हम इन दोनों के गुण लिख लेते हैं, समस्थानिक और समभारिक के गुण, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे समन्यूट्रॉनिक का। पहले आप एक कॉपी कर लो। एक चीज आप पीरियाडिक टेबल में पढ़े होगे क्या, कि जब किसी भी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है ना, जब पीरियाडिक टेबल शुरुआत हुआ है तो क्या होता है, वहां पर आप देखते हो ना, किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है उनके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन, शुरू में परमाणु भार का बोला गया था, जो कि बाद में गलत हो गया था। जब आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी आया था तो वो गलत हुआ था, फिर बाद में आपका मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आया था, उसमें क्या बोले थे कि जो तत्वों का रासायनिक गुण है उनके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन नहीं होता है, परमाणु भार का आवर्ती फलन नहीं होता, परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होता है। और उन्होंने पूरा जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है उसको परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किए थे। अरे हाइड्रोजन हीलियम, फिर देखो उधर लिथियम बेरिलियम बोरान, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम फिर बोरान, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर तो व्यवस्थित कर रहे हैं। यानी किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करता है। सही बात है, क्यों, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होगा, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, प्रोटॉन भाग लेता है कि इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, सीधी सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन ही तो भाग लेता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी अगर दो तत्व समस्थानिक है, जैसे मान लो एक तत्व है x और एक तत्व है आपका y, इसका भी परमाणु क्रमांक a है और इसका भी परमाणु क्रमांक क्या है, a है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो a होगा, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वो क्या होगा, a। तो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हुई, यानी दोनों का रासायनिक गुण भी क्या होगा, समान होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर कोई भी दो तत्व समस्थानिक है, समस्थानिक होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना यानी रासायनिक गुण दोनों का लगभग लगभग क्या होगा, समान होगा। क्योंकि रासायनिक गुण में इलेक्ट्रॉन ही तो भाग लेते, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के वहां चला गया तो ये बांड टूट जाता, बांड टूट के बाद दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो दूसरा नया तत्व बना लेता है, नया यौगिक बना लेता है। तो इस बात का मतलब क्या है, रासायनिक गुण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन। कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन। तो आप हेडिंग लगाओ, सम इलेक्ट्रॉन समस्थानिकों के गुणधर्म, समस्थानिकों के गुणधर्म, समस्थानिकों के गुणधर्म तो इसका यही लिख सकते हो क्या कि चूंकि समस्थानिकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, यानी इनका परमाणु क्रमांक समान होता है। जब परमाणु क्रमांक समान होगा तो आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे आएंगे, अलग अलग स्थान पे आएंगे। आवर्त सारणी जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित है कि परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित है,
परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित है। तो जब परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा तो एक ही जगह पाएगा ना। तो सीधी सी बात है, जैसे आपका आवर्त सारणी का कुछ यही स्ट्रक्चर होता है ना, अपना इसमें अच्छा होता है, चलो मान लो इतना 1 2 3 4 5 6 और इधर आपका क्या होता है 2 होता है। तो जब हाइड्रोजन यानी पहला जिसका परमाणु क्रमांक होगा वो इधर आएगा, बोलो, और इनर्ट गैस होने के कारण ये इधर आता है 2He4। फिर तीसरा इधर होता है 3Li, फिर 4 हीलियम लिथियम, फिर बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन। तो है क्या इस मतलब का, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होगा वो यहाँ पर आएगा। तो अगर 3 4 ऐसे तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 3 ही है तो कहाँ रखे जाएंगे, यहीं पर रखे जाएंगे, क्योंकि समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है ना। जैसे अभी यही तो आपने देखा 1H1 1H2 और 1H3, तो इनमें क्या है, सबका परमाणु क्रमांक कितना है तो तीनों अलग अलग, लेकिन तीनों का परमाणु क्रमांक समान है। तो कहाँ रखा जाएगा आवर्त सारणी में, जिसका एक परमाणु क्रमांक वाले यानी हाइड्रोजन जहाँ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है तो ये तीनों यहीं पर तो रखे जाएंगे, क्योंकि रखा किस आधार पे गया, परमाणु क्रमांक के आधार पे ही तो रखा गया, व्यवस्थित किया गया है। तो अगर परमाणु क्रमांक समान हुआ तो एक ही जगह पाएगा कि नहीं आएगा। तो यानी समस्थानिक का सबसे पहला गुणधर्म ये हुआ कि समस्थानिक परमाणु क्रमांक आपका जो आवर्त सारणी होता है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे आते हैं। क्यों, क्योंकि इन सबका समस्थानिक का परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। और जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी वो परमाणु क्रमांक के आधार पे ही व्यवस्थित किया गया। आप पहला प्रॉपर्टी लिखो, एक ही तत्व के समस्थानिक, एक ही तत्व के समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर आते हैं। दूसरा, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। जो आपके समस्थानिक होते हैं इनके रासायनिक गुण समान होते हैं ना। क्यों, क्योंकि रासायनिक गुण किस पे निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है। दो चीजें, एक परमाणु क्रमांक एक परमाणु भार है। परमाणु क्रमांक पे क्यों निर्भर करता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक अगर समान हो गया यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक प्रकार से देखा जाए समान है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो रासायनिक गुण का डिपेंडेंसी किस पे होता है, इलेक्ट्रॉनों पे होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन समान है यानी रासायनिक गुण भी क्या होगा, समान होगा। तो आप दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी परमाणु भार का ना, अगर जब परमाणु भार, क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग, जो भौतिक गुण होता है वो परमाणु भार के लगभग डिपेंड करता है। तो अगर परमाणु भार अलग अलग है तो यानी उनका भौतिक गुण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। परमाणु भार अलग अलग है ना, समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, तो परमाणु क्रमांक समान होने की वजह से उनके रासायनिक गुण समान हो जाते हैं। लेकिन परमाणु भार तो भिन्न भिन्न होता है, तो परमाणु भार भिन्न भिन्न होने की वजह से उनके भौतिक गुण लगभग भिन्न भिन्न होते हैं। आप लिख सकते हो समस्थानिकों के भौतिक गुण लगभग भिन्न भिन्न होते हैं। तो सेम ऐसे आप समभारिकों की भी विशेषताएं लिख सकते हो। समभारिकों की विशेषताएं, समभारिकों की क्या क्या विशेषता हो जाएगा, यही तीनों विशेषता बताओ। पहली बात, एक ही तत्व के समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर आते हैं। आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर होता है, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी मेंशन की, क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन समभारिक में तो परमाणु भार समान होते हैं ना, तो परमाणु भार समान होगा तो क्या एक ही जगह आएगा। आवर्त सारणी की तो परमाणु भार से कोई मतलब ही नहीं, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, अरेंज किया गया। तो यानी समभारिकों के लिए हम ये पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए आवर्त सारणी में फिर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा। लेकिन समस्थानिकों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उस पर निर्भर करता है रासायनिक गुण। तो अगर परमाणु क्रमांक समान है इसलिए उनका रासायनिक गुण समान था, लेकिन इसके तो परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। अगर परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे तो रासायनिक गुण भी अलग अलग हो जाएगा। तो इसका पहला गुण क्या लिखोगे, समभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समभारिकों के रासायनिक गुण लगभग भिन्न भिन्न होते हैं।
लगभग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कागज दो गुण सिमिलर भी हो सकते हैं ना, लेकिन अधिकांशतः गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। रासायनिक गुण लगभग भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते। और दूसरा पॉइंट इसका जस्ट अपोजिट भौतिक गुण के लिए बात कर ले। समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग है, लेकिन समभारिकों के तो परमाणु भार समान है। तो परमाणु भार समान हो गया, तो परमाणु भार पे ही तो भौतिक गुण डिपेंड करता है, यानी भौतिक गुण भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो आप लिखोगे अगला पॉइंट, समभारिकों के भौतिक गुण लगभग समान होते हैं, समान होते। तो समस्थानिक समभारिक समझ में आ गया ना, इनके विशेषताएं यानी गुणधर्म भी समझ में आ गए। तो चलो अब आप हेडिंग डालो सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, ये तीसरा हेडिंग होगा ना, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान है। तो लिखो, ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या या जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते। ठीक है, तो हम इधर तत्व लिख रहे हैं और हम नीचे न्यूट्रॉनों की संख्या लिख रहे हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। आप देख के बताना क्या इन तत्वों के जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो समान है कि नहीं समान। ठीक है, 1s3 और दूसरा है 2He4। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आप कैसे निकालते हो? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो यानी 3 - 1, तो कितना आ जाएगा? 2। और इसमें निकालो परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, यानी 4 - 2 यानी 2। तो क्या दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान आई? तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल इसका लिख लो। 3Li7 एक जानते हो आप, इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 4 न्यूट्रॉन है। तो आप ऐसे भी जितने भी तत्व 4 परमाणु क्रमांक वाला लिथियम का बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम का परमाणु भार कितना होता है? 8 में से 4 घटाओगे, इसमें भी कितने परमाणु न्यूट्रॉन आएंगे? 4 आएंगे ना। 7 - 3 ये भी 4 हुआ, 8 - 4 ये भी कितना हुआ? 4 हुआ। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, यानी ये दोनों भी एक दूसरे क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। तो इधर आपका हुआ स्पीशीज यानी तत्व, और इधर आपका क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जब आपको एग्जाम्पल पूछेगा तो आप इतना नहीं बताओगे, आप सीधा एग्जाम्पल में ऐसे लिख दोगे 1s3, 2He4, एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हुआ 3Li7, 4 बेरिलियम 8 ना। ये तो हम यहाँ पर दिखा दिए कि देखो भैया न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो फिर आज बस यहीं तक करते हैं, इसके आगे आपका नाभिकीय बल होगा ना, तो वहां से हम लोग अब अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।